नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश की एक ऐसी राजनीतिज्ञ से जिनके बारे में कैसा कहा जाता था कि वो पश्चिम बंगाल की शेरनी है। ये भी कह सकते हैं कि वो राजनीति में लोह महिला थी, आयरन लेडी। बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जो 1900 एक तरह से 1984 की बात है, 1984 में कांग्रेस की तरफ से उन्होंने देश के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराकर सबको चौंका दिया था। और उसके बाद से उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। बाद में उन्होंने पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को, वामपंथी दल को कांग्रेस से अलग होकर पश्चिम बंगाल में अपने दम पर हराया। और उनके 35 साल के राज का सूर्यास्त करने के बाद वो 10 साल एक छत्र नेता रही पश्चिम बंगाल की। और भारतीय राजनीति में उनकी धमक ऐसी थी कि अगर किसी जगह वो ना जाए तो वो बैठक वो सभा फीकी पड़ जाती थी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि पिछले दिनों हुए चुनाव में 4 मई को जो पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे, अभी सवा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह बिखर रही है। उनके 58 विधायक टूटकर नया दल बना रहे हैं। उनके सांसद 20 सांसद टूट गए, जबकि 28 के करीब उनके सांसद थे लोकसभा में। 20 उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। राज्यसभा सदस्य जो ममता बनर्जी का सीधा सिलेक्शन था, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी का किला एकदम से ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ढहने लगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर एक हार ने ममता बनर्जी को इतना तोड़ दिया है, तो 10 साल जो वो मुख्यमंत्री रही हैं पश्चिम बंगाल की उस पर भी सवाल खड़े होंगे। ऐसे पता नहीं कितने मौके आए होंगे जब मुख्यमंत्री दबाव में रही होंगी। अगर ये लोह महिला हैं तो अभी कैसे टूट रही हैं, और अगर अभी टूट रही हैं तो 10 साल की पश्चिम बंगाल की हुकूमत में कितने कंप्रोमाइज़ किए होंगे, कितने बार वो टूटी होंगी भीतर से। क्योंकि ऊपर से मजबूत दिखना अलग है, भीतर से मजबूत होना दूसरी बात है। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, पश्चिम बंगाल की इस शेरनी ने कांग्रेस के सामने एक तरह से समर्पण कर दिया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकार कर तृणमूल कांग्रेस बनाने वाली सोनिया के पक्ष में अब वो खुद पहुंची है। पार्टी तृणमूल कांग्रेस मर्जर की बात चल रही है कांग्रेस के भीतर। पहले तो सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेता थी, अब राहुल गांधी जैसे ऐसे लीडर उनके सामने हैं जो एक के बाद एक कई चुनाव हार रहे हैं। उनके साथ जाकर वो कैसे चुनाव जीत पाएंगी। सवाल ये नहीं कि वो जीतेंगी या हारेंगी, सवाल है कि क्या लोह महिला, आयरन लेडी, कैंडल लेडी हो गई हैं, मॉम महिला हो गई हैं। इसी पर विस्तार से बात की। इतनी जल्दी क्यों पिघल रही हैं, चर्चा में जोड़ेंगे हमारे साथ 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री देवदत्त दुबे जी स्टूडियो में हैं। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहता हूं। अब कोई तकनीकी दिक्कत है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, तस्वीर तो दिख रही है, चेहरा दिख रहा है। नागेंद्र जी के पास में बाद में आऊँगा। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ ही। क्या वजह है कि एक शेरनी जो है एक हार में इतना टूट गई। एक लोह महिला जो सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस की, हम कह सकते हैं कि जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं इंदिरा जी के बाद, उनसे लड़कर पार्टी बनाती है और फिर वामपंथी दलों के सामने लड़ना बहुत मुश्किल काम है। उनसे वो लड़ती हैं अपनी दम पर अकेले, तब उनके साथ कांग्रेस नहीं होती है। वामपंथियों से लड़ना मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कैडर बेस वामपंथियों का संगठन होता है, और वो मरने मारने से पीछे नहीं हटते। उन्हीं की भाषा में उन्होंने जवाब दिया पश्चिम बंगाल में, और वामपंथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सूर्यास्त कर दिया। लेकिन अब वो भी ढलान पर है। हम नहीं कहते कि ममता बनर्जी का सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन एक हार ने इतना तोड़ दिया, चिंताजनक है। और उनकी सरकार के फैसलों पर भी अब सवाल खड़े होंगे कि 10 साल में जो उन्होंने निर्णय किए थे, वो कितनी जगह उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था। राहुल गांधी तो मोदी को कंप्रोमाइज लीडर कहते हैं, अब उनके पास तो कंप्रोमाइज लीडर आ रही हैं। ममता जी, क्या उसको राहुल स्वीकार करेंगे? आपकी राय। बिल्कुल, आज आपने जो ये सब्जेक्ट चर्चा की है, ये आज की भारतीय राजनीति का यक्ष प्रश्न बन गया है। क्योंकि बहुत दल हारे, यहाँ तक कि आप देखें समाजवादी युवा नेता है, कितनी हार हो चुकी, कितने दलों की, लालू यादव की वहाँ कितनी बार हार, कितनी दलों की हार हो रही। लेकिन इतनी तेज़ी से कोई दल बिखरा हो, टूटा हो,
इस तरह का बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि एक मजबूत नेता के क्या अंदर से कितनी खोखलापन था इस दल में, उनके उसमें, कि हार के 1 महीने बाद ही पूरा दल छिन्न भिन्न हो गया। विधायक छोड़ के चले गए, सांसद छोड़ के चले गए, जिसको एक आयरन लेडी कहते थे, वो आपने बिल्कुल सही टाइटल दिया कि मोमबत्ती साबित हो रही हैं वो तो ये जो प्रश्न जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न है इस समय भारतीय राजनीति का, कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह तेजी से, या तो ये बाढ़ जैसा था कि एक बाढ़ आई और उतर गई तो फिर बस हुई, लेकिन 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल कोई मुख्यमंत्री रहे किसी राज्य का तो उसकी तो ऐसी पकड़ हो जाती है कि वो जहाँ जाए, आप दक्षिण के कितने स्टार देखते हैं कि उनके लिए लोग सुसाइड कर लेते, यदि वो चुनाव हारे, उनके साथ अन्याय हो, दर्जनों सैकड़ों की संख्या में लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके समर्थन में। मैं थोड़ी सी एक गलती थी उसको सुधारना चाहता हूँ। दरअसल 2011 में वामपंथी सरकार को उखाड़कर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तो 10 साल ही उनके 15 साल हो गए थे। 15 साल जी। जो हमारे दर्शक है वो हमारी इस गलती पर हमें क्षमा करें। 10 साल नहीं बल्कि 15 साल ममता जी ने बंगाल पर राज किया है और 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका था। जी बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव के दौर देखे, वो राजनीति भी देखी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब की बारी अटल बिहारी, बरसों लोग ये नारा लगाते रहे तब जाके वो आए, लेकिन वो कभी टूटे नहीं, बल्कि वो टूटे हुए मन से कोई हार, कविता लिखते रहे ना, उनके समर्थक कभी बल्कि बढ़ते रहे, धीरे धीरे उनके समर्थक बढ़ते रहे और आज वो पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंच गई। लेकिन एक हार से इस तरह की टूटन, ये रिसर्च का विषय हो गया है आजकल राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए जो लोग राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, और आमजन भी ये चर्चा कर रहा है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्यों इतना हो। मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक तरह से राजनीति की वो अलग ढंग की कि हमें सत्ता में बने रहना है, हमें इसमें करना, तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यकों को बढ़ा, और भी जो चीज़ें की होंगी, अब वो लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। जैसे इनका एक विधायक उपचुनाव में उसने चुनाव लड़ने से विड्रा कर दिया, वो लड़ा ही नहीं चुनाव। ऐसे मतलब इतनी जल्दी बगावत, एक छेद हुआ नाव में और सब कूद के भाग रहे, अभी नाव डूबी, बचेंगी कोई नहीं बचेंगी, इसकी कोई चिंता ही नहीं। वो अकेली शेरनी थी जी तृणमूल कांग्रेस में, बाकी सब चूहे थे। बिल्कुल, लोग कहते हैं डूबते जहाज को छोड़ कर भागने वाले चूहे कहलाते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ममता जी शेरनी है, हम मानते हैं कि वो बहुत खुद अपने आप में लड़ने वाली, लेकिन इस हार के बाद उनके साथियों का जो व्यवहार रहा है उसने ममता जी को लगता तोड़ दिया है। बिल्कुल। और उसी टूटन के चलते वो समझ नहीं पा रहे। लोग कहते हैं कि जब हार में लोग बिखरते हैं तो उसके बाद निखरते भी हैं। ममता जी हार के बाद बिखर रही हैं, और बिखर नहीं रही, वो समर्पण कर रही हैं। उनके भीतर अगर वो अपने आप से बात करेंगी तो लगता है कि वो फिर से खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अभी जिसे कहते हैं ना, वो सन्निपात में है, सदमे में है, वो इस समय टूटी हुई है। उनको थोड़ा सा टाइम आउट लेना चाहिए, महीने 2 महीने का थोड़ा सा शांति से वो आत्मचिंतन करें और फिर फैसले करें कि कांग्रेस से मिलना है कि लड़ना है, कि कहाँ मर्ज होना और कहाँ मर्ज नहीं होना। ये बहुत सारी बातें। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल लोह महिला आयरन लेडी अब कैंडल लेडी हो गई हैं, मोम की तरह पिघल रही हैं। हार से बिखरने के बाद निखरने के बजाय वो और टूट रही हैं। ये भी चिंताजनक है। भारतीय राजनीति में छोटा नाम नहीं है ममता बनर्जी, बड़ा नाम है। और वामपंथियों के खिलाफ लड़कर जो 2011 में उन्होंने सत्ता हासिल की है, वो भी बहुत बड़ा काम था। कांग्रेस जैसी पार्टी वामपंथियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। 35 साल से लगातार वामपंथी दल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पटकने के बाद पटकनी दे रहे थे। उसमें एक शेरनी निकल कर आई, जिसे कहते थे कि वो पश्चिम बंगाल की शेरनी है। आपकी राय, ममता जी का इस तरह बिखरना, इस तरह से सरेंडर करना, समर्पण करना, क्या उनके साथियों की दगाबाजी की वजह, क्या राजनीति में जो उन्होंने चयन किया था अपने साथियों का, जो सिलेक्शन किया था, वो गड़बड़ निकल गए? क्योंकि आप देखिए कि यूसुफ पठान को उन्होंने उठाकर क्रिकेटर से सीधा सांसद बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा जो खारिज हो गए थे भाजपा की तरफ से, हार गए थे, उनको उन्होंने सांसद बनाया। असम की जो सुष्मिता हैं, सुष्मिता देव, उनको असम की होने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो ऐसे कई नाम है बहुत सारे जिनको उन्होंने छू दिया था, वो सोने के बन गए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में पारस पत्थर का काम करने वाली ममता बनर्जी ने जिसको छुआ वो पत्थर, पारस सोना हो गया, लेकिन अब वो खुद पत्थर बनने जा रही है। आपकी राय?
जी जी राघवेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो बड़ी जुझारू रही है। उनके तेवर बड़े तल्ख रहे हैं और उनका राजनीतिक अंदाज है वो भी बिल्कुल एकदम जुदा रहा है अधिकांश भारतीय राजनीति में। लेकिन देखिए, एक बात हमें समझनी भी होगी। मैं जो इसे देखता हूँ राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में, मैं इस तरह देखता हूँ, क्षेत्रीय दलों की अपनी एक सीमाएं होती हैं। दरअसल क्या है कि भारतीय राजनीति के पूरे परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे तो क्षेत्रीय दलों के पास मूल रूप से कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत या कोई बड़ी नीति नहीं होती है कार्य करने की। तो ये सभी राजनीतिक दल है जो क्षेत्रीय, उनका मूल जो होता है वही होता है येन केन प्राकृण सत्ता में आना। हालांकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनका भी राजनीतिक दलों का तो काम ही होता है कि वो सत्ता में आए और अपने एजेंडों को, अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करना करे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के मामले में क्या है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए क्या करते हैं कि उनके जो नेता है, जो जो उनके साथ चुन के आते हैं विधानसभाओं में, तो उनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए, उनको पालने पोसने रखने के लिए होता है क्या कि वित्तीय अनियमितताएं होती हैं। कहीं ना कहीं कटमनी वाला खेल शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं घपले और घोटाले शुरू हो जाते हैं। और सभी क्षेत्रीय दलों में हम देखेंगे तो एक बात हमें और गौरतलब देखने को मिलेगी, कहीं बेटा, कहीं भाई, कहीं भतीजे या किसी ना किसी को राजनीतिक जो सर्वे सर्वा है किसी क्षेत्रीय दल का, वो उसको ही आगे बढ़ाता है अपने उत्तराधिकारी के रूप में। ऐसे में जो वो नेता जो लंबे समय तक संघर्ष के साथी रहे हैं पार्टी प्रमुख के, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित होकर पीछे खिसकते चले जाते हैं। जब तक राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तब तक तो चुप रहते हैं, क्योंकि सत्ता में अलग अलग कारणों से चुप रहने के अन्य अन्य कारण होते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टियों में सत्ता से बाहर होती है तो एकदम हमें अलग अलग तरह पे मोर्चे खुले हुए मिलते हैं। अगर हम वर्तमान में टीएमसी की बात करें तो आप देखिए कि मैं ये कतई नहीं मानता कि सिर्फ सभी जो छोड़ के जा रहे हैं राजनीतिक दल को, टीएमसी को जाने वाले नेता है, वो सभी सत्ता लोलुप है, सभी अवसरवादी है, या सभी सत्ता से चिपके रहना पाते हैं चाहते हैं। इनमें से ऐसे भी राजनेता है जिनकी अच्छी खासी उपेक्षा हुई है जब पार्टी थी, लेकिन सत्ता में रहते हुए बोलना नहीं चाहते थे। और इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी के प्रति तो अभी जो बागी नेता है अधिकांश है, वो ममता जी के प्रति आदर रखा हुआ है उन्होंने, लेकिन उनकी जो मूल समस्या है वो है अभिषेक बनर्जी का जिस तरीके से राज्याभिषेक हो रहा है, जिस तरीके से उत्तराधिकारी के उनमें लाया जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने 20-30 साल जो संघर्ष किया है ममता जी के साथ और हम सत्ता में रहे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। और ये टीएमसी का पराभव हमें ये भी दिखा रहा है कि अब भारतीय राजनीति में धीरे धीरे क्षेत्रीय छत्रप है वो खात्मे की ओर जा रहे हैं। टीएमसी अकेला उदाहरण नहीं है, आप टीएमसी के अलावा देखिए बीजू जनता दल का क्या हाल, द्रमुक अन्ना द्रमुक को देखिए, आम आदमी पार्टी को आप देखिए, शिवसेना को आप देखिए, एनसीपी को आप देखिए, राजद को आप देखिए, तो ये सारा का सारा जो दिखता है वो हमें यही दिखता है, क्योंकि इनके पास नीति नहीं, इनके पास सिद्धांत नहीं, इनके पास कोई योजना कार्य नीति नहीं है। इसलिए राजनीति, भारतीय राजनीति एक बार उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी ओर लोग देख रहे हैं और उनकी दोबारा वो दोहराने जा रहा है। हमें इस तरीके से इसे देखना चाहिए जो मेरे समझ में आता है। और जो ये कहा जा रहा है कि वो सत्ता लोलुप थे या सत्ता की ओर भाग रहे थे सारे नेता, जैसे ही सत्ता से पार्टी बाहर हुई वैसे ही लोग जाने को तैयार है, तो उस पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। तो सबके अपने अपने दुख है, सबके अपने अपने कारण है, सबके अपनी अपनी पीड़ा है जो आज पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस में दिक्कत है। फिर एक सयानी घोष भी है, क्या सयोनी घोष भी, जो उनके साथ अभी बड़ा प्रचार कर रही थी कि दिल में मक्का और आंखों में मंदिर क्या मदीना है, ऐसा कुछ तो भी उनका एक गाना भी था। तो बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे खास बात यह कि जो 1984 में कांग्रेस के वामपंथी के बहुत बड़े नेता, जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, सोमनाथ दादा को हराने वाली ममता बनर्जी जब हराया था 84 में, तो पूरे देश में वो छा गई थी। 1970 में उन्होंने छात्र राजनीति से पश्चिम बंगाल में शुरुआत की थी अपनी, और कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुई। बाद में फिर वो 2 बार रेल मंत्री भी रही। एक बार मुझे किस्सा याद आ रहा है कि जब वो पार्लियामेंट में थी तो लालू यादव कह रहे थे कि ममता दीदी ने अटल जी से रेल मंत्रालय मांगा। उन्होंने मना किया कि नहीं मांगा मैंने रेल मंत्रालय। उन्होंने कहा, लालू ने, कि नहीं मांगा था आपने। ममता जी कहती कि नहीं मांगा था। तब वो कहते हैं लालू जी हंसी मजाक में, तो फिर आपको रेल मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ थी कि वो जिद करके चीज़ें हासिल करती थी। अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत सारी जिदें पूरी कराई थी,
तो अब लोग कहते थे कि अटल जी ऐसे लीडर हैं जो एनडीए को चला रहा है, क्योंकि तब उनके साथ ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती, 3 ऐसी थी महिला नेत्रियां जो एक तरह से राजनीति में अपने आप में धमाल मचाती थी। उनको साधने का काम अटल जी ने किया था, लेकिन तब भी ममता जी ऊपर रही थी, अपर हैंड उनका रहा था। उसके बाद वो एनडीए से निकली, फिर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे खास बात यह कि वो एक हार में टूट गई। इसका बहुत ज़्यादा, और इस कदर टूटी है कि वो सरेंडर कर रही, समर्पण कर रही हैं। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, सिंगूर में उन्होंने टाटा की नैनो फैक्ट्री का भी विरोध किया था और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सुर्खियां पाई थी। बाद में टाटा की नैनो जो कार बनी थी वो गुजरात में शायद शिफ्ट हो गई थी और वहाँ फिर उसका उत्पादन हुआ था। आपकी राय, लौह महिला को, या हम कहें कि फायर ब्रांड ममता बनर्जी वाटर ब्रांड कैसे हो रही है, मोम की तरह कैसे पिघल रही है, और अगर ये एक हार से ऐसा पिघल रही है तो सत्ता में रहते हुए उन्होंने कितनी बार पिघली होंगी, कितने बार उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए होंगे पार्टी के हित के लिए, राज्य के हित के लिए और देश के हित के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहाँ पर चिकन नेक भी जाती है जो असम से लेकर चाइना को भी एक तरह से प्रभावित करती है। तो ऐसे में उनके कार्यकाल के जो निर्णय हैं, मुझे लगता है कि उसकी भी लोग समीक्षा करेंगे कि उन्होंने ऐसे कितने फैसले किए जिससे बंगाल को नुकसान हुआ और जिससे देश को भी नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनके इस व्यवहार को देख के लगता है कि वो कंप्रोमाइज उन्होंने बहुत किए होंगे। आपकी राय? राघवन जी, वामपंथियों को हटाने के बाद पश्चिम बंगाल एक नई राजनीतिक संस्कृति की दरकार रखता था, लेकिन ममता बनर्जी ने उस संस्कृति को बदलने की बजाय, क्योंकि वामपंथी पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए थे टीएमसी, तो टीएमसी का वामपंथीकरण करके पूरी वही संस्कृति यहाँ गई थी। और ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की जनता पे जो कंट्रोल किया था वो हिंसा और गुंडागर्दी, उनकी जो वहाँ की जो राजनीतिक हिंसा है और गुंडागर्दी है वो बड़ी मतलब डिप्लोमेटिक, बड़ी मैनेजमेंट वाली और बड़ी अनोखी किस्म की है कि यानी वहाँ मतलब वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो भी अपने क्षेत्र में एक विशेष किस्म के प्रबंध मतलब मैनेजमेंट वाली गुंडागर्दी से जनता को कंट्रोल करता है। तो वो उसकी वजह से 15 साल से जनता दबी हुई थी। हम वीडियो कई देखते थे वहाँ के कि लोग बोलने में भी डरते थे, कतराते थे। इस बार अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया और वहाँ की जनता को ये एहसास कराया है कि वो हम उनका साथ देंगे, तो ये भड़भड़ा कर वो ज्वालामुखी फूट गया। ममता बनर्जी को बहुत गलत फहमियां थी। ममता बनर्जी ग्राउंड की रियलिटीज को नहीं समझ रही थी, जनता के आक्रोश को नहीं समझ रही थी। वो समझ रही थी कि 30% मुसलमानों से मैं शुरू होती हूँ, भद्र लोग और महिलाएं मुझे साथ देंगी और मैं चुनाव जीत जाऊंगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम हारी है, और उसके बाद वो एक विधानसभा चुनाव रह गया था जो बाद में हुआ था, उसमें 100% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट देकर, जब उसी क्षेत्रों की जनता जो पहले निकलने से घबरा रही थी पूरी की पूरी निकली और 100% वोट बीजेपी को दिया। तो इससे ममता बनर्जी को अब ये एहसास हो गया, जिस तरह से उनके विधायक और सांसदों ने बगावत की, जिस तरह से वो उनका जो भतीजा है वो क्या नाम उसका, उसके विरुद्ध जो अभिषेक बनर्जी, हाँ अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध जो हर सांसद और हर विधायक उन्हीं का नाम लेकर गालियां बकरा है। अभिषेक बनर्जी ने अपने अहंकार में सबकी बेइज्जतियां की। तो वहां से पश्चिम बंगाल के ग्राउंड से ममता बनर्जी का सफाया हो गया है। अब वो ममता बनर्जी की जो हालात इस समय है वो समझ चुकी है कि मेरा टीएमसी का जो सफाया है वो पूरी तरह से हो चुका है, और अब उनके सामने संकट ये खड़ा है कि विपक्ष का जो स्पेस खाली होगा उसे कौन भरेगा। तो या तो वामपंथी भरेंगे या कांग्रेस। वामपंथियों को वो हरा के आई थी और वामपंथियों पे बड़े अत्याचार किए 15 सालों में, बड़ी हत्याएं की है, उनके घरों को जलाया है। इन्हें डर है कि अगर वो आए सत्ता में तो वो गिन गिन के बदला लेंगे। तो ये चाहती है कि कांग्रेस इनकी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस उस किस्म की हिंसा भी नहीं की संस्कृति में भी विश्वास नहीं करती। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस में ये मर्ज होती है तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ये इनको पश्चिम बंगाल में भले ही राजनीतिक स्पेस न मिले, लेकिन इनकी इज्जत बची रहेगी। लोकसभा की एक आध, कुछ नहीं तो राज्यसभा की एक आध सीट मिल जाएगी। तो ये इस तरह से उनकी वो इज्जत बच जाएगी। रमेश जी, इज्जत तो तब बचेगी जब आप इज्जत से जाएंगे। अभी आप हारे हुए हैं, और हारा हुआ आदमी नहीं कह सकता कि मैं राजा की तरह आपके पार्टी में शामिल होऊंगा। दूसरा ये कि वामपंथियों से उन्हें डर है कि जिस तरह से वामपंथियों को उन्होंने उनका एक तरह से दमन किया था,
वामपंथी सत्ता में आएंगे तब उनके उनके साथ क्या होगा। वामपंथी सत्ता में भी 5 साल तो नहीं आ रहे। और पश्चिम बंगाल का ये ट्रेंड है कि 15 साल के करीब तो कांग्रेस ने वहाँ हुकूमत की थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वामपंथियों ने 35 साल हुकूमत की, 34 साल, 15 साल हुकूमत की है ममता जी ने। तो अभी तो बीजेपी आई है। वामपंथी ममता बनर्जी के साथियों को मारेंगे, बदला लेंगे, वो तब है जब बीजेपी जाएगी। तो बीजेपी को जाने में भी 15 साल आप मान लीजिए। और बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं कि ममता की तरह वो 15 साल में निपट जाएगी। वामपंथियों ने अगर 34 साल राज किया है तो बीजेपी कम से कम 44 साल राज करेगी, क्योंकि जो कैडर वामपंथियों के पास है उससे मजबूत कैडर भाजपा के पास है। उसके साथ साथ भाजपा ने वहाँ बता दिया है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। वामपंथी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर नहीं आते। जब पूरी व्यवस्था सड़ गल गई थी तो व्यवस्था के खिलाफ वो आए थे, और बीजेपी वहाँ आई है व्यवस्था को गवर्नेंस के मामले में लेकर, और वो राष्ट्रवाद को लेकर आई है, हिंदुत्व को लेकर आई है। तो अभी मुझे लगता है कि वो अगर वामपंथियों से डरकर कांग्रेस में शामिल होंगी तो ये भी उनका गलत निर्णय होगा, और कांग्रेस में उनको इज्जत मिलेगी ये भी गलत निर्णय होगा, क्योंकि कांग्रेस में अब राहुल गांधी है। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी से लोग परेशान हैं, तो ममता जी सोनिया जी को तो झेल सकती हैं, उनको आदर दे सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी से उनका कितना आंकड़ा बैठेगा, अभिषेक का बनर्जी कितना उनसे सामंजस्य रहेगा, और फिर ग्राउंड जीरो पर अगर आपके पास ताकत नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो फिर कांग्रेस के भीतर भी आपको घास डलने वाली नहीं है। ये घबराहट का फैसला है अगर ये उस तरफ जा रही हैं तो। मैं लौटूंगा आपके पास। नागेंद्र जी, सवाल है कि 84 में सोमनाथ चटर्जी को हराने वाली, 2011 में वामपंथ को साफ करने वाली, आज एक हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल छुई मुई की तरह वो एक तरह मुरझा गई हैं, मोम की तरह पिघल रही हैं, फैसले उनके डरे हुए हैं। तो क्या ये डरी हुई ममता बनर्जी है, मोम की तरह पिघलती हुई ममता बनर्जी है, या अभी कुछ नया निर्णय करेंगी? आपकी राय? देखिए, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, आपने ठीक कहा। और देखिए, पिछले 2 चुनावों में उन्होंने एक संस्था थी मैनेजमेंट वाली, चुनावी लड़ाती है, उसके जरिए उन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो उसमें ऐसा भी अब तो ऐसा प्रतीत होने लग गया कि शायद उन्होंने उनकी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने ज्यादा कही थी ममता बनर्जी के लिए जी। ये इतनी बड़ी टूट होना, हारने के महज 1 महीने में इतनी बड़ी टूट होना, तो भारतीय राजनीति में अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये तो एक नए तरह का दौर हमें देखने को मिल रहा है। और ममता बनर्जी, आप ये देखिए कि वो क्यों भागी हुई थी कांग्रेस के, इसीलिए तो भागी हुई थी कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, उनको वो स्पेस नहीं दिया जा रहा था जो वो पश्चिमी बंगाल में चाहती थी। तत्कालीन 2 बड़े नेता थे जो अब नहीं है, रहे स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने उन्हें पैर उनके जमने नहीं दिए थे। और ममता बनर्जी जो राजनीतिक तरीके, उनके अंदाज ये हुआ करते थे माई वे अथवा हाई वे। अब वो किस मुंह से, किस तरीके से एडजस्टमेंट बैठा पाएंगी कांग्रेस के साथ, ये भी देखने की बात है। और अब तक जो आज राजनीतिक हालात है दिल्ली के, आज जो राजनीतिक खबरें थी सारे दिन चली, उसके हिसाब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि विलय नहीं हो रहा है, टीएमसी का कांग्रेस में विलय नहीं हो रहा है। वो एक इंडिया गठबंधन के तहत ही दोनों मिलकर आगे रहेंगे, साथ चलेंगे। और तेवर भी नहीं है ममता की इस तरह के, और ममता जाएंगी तो वो ममता को वहां हारी हुई। आपने ठीक कहा कि ममता बनर्जी के पास इस समय वो कद नहीं है, वो वजन नहीं है कि कांग्रेस में अपनी जाके वापसी के लिए एक सम्मानजनक स्थान वो पा सके। और कांग्रेस को भी ऐसा लगता है, मुझे अब लगता है, देखिए कांग्रेस भी एक बात को समझ रही है कि अब भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल है उनको धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। तो जो मुख्य स्पेस बचता है वो राष्ट्रीय दलों का बचता है। तो ऐसे में भाजपा के बाद में कांग्रेस ही है जो राष्ट्रीय फलक पे जाएगी। तो वो खुद ये चाहेगी कि कांग्रेस अपने आप को ज्यादा मजबूत करना चाहेगी, अपने आप को हर प्रदेश में ज्यादा उभारना चाहेगी कि हम हर हालत में सीधा मुकाबला भाजपा से करें, अभी करें, आने वाले वर्षों में करें। हमें इस तरह भी देखने की जरूरत है। और ये इस बात का भी संकेत है कि जो राजनीतिक दल राजनीतिक उत्तराधारी के रूप में अपने भाई को, भतीजे को, या कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को लाकर राजनीति चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक तरीके से संकेत है कि शायद जनता एक नेता को तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को प्रमुख के रूप में स्वीकार करेगी, और राजनीतिक कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे, उस पार्टी के नेता स्वीकार करेंगे। इसको लेके ये एक बड़ा संकेत है कि शायद जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता उसके सेकंड लाइन वाले उत्तराधिकारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बिल्कुल। नागेंद्र जी, अभी भोपाल में बशीर बद्र साहब का इंतकाल हुआ है। उन्होंने भी एक शेर लिखा था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे।
जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। अब जिस ढंग से ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर आई गई थी, 10 साल 15 साल उन्होंने जिस तरह से राजनीति की और कांग्रेस को हर दिन नीचा दिखाया, इंडिया गठबंधन या इंडी ब्लॉक के भीतर भी उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को खारिज किया, कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली बैठकों में वो बायकाट करती रहीं। तो अब जब वो मिलेंगी या शामिल होंगी या उनसे मदद मांगेंगी तो फिर वो उन पर एक तरह से जिसे कहते हैं मर्सी पर, उनकी मेहरबानी पर जिंदा रहेंगी। तो सोनिया जी की मेहरबानी पर, राहुल गांधी की मेहरबानी पर वो कितना जिंदा रहेंगी, कितना आगे चल पाएंगे। ऐसा ना हो कि एक गलती ये हुई कि वो चुनाव हार गई और पार्टी टूट रही है, दूसरी गलती ऐसी होगी कि फिर आपने घबराहट में रस्सी के बजाय सांप पकड़ लिया पानी से बचने के लिए। बाढ़ में बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपकी राय देवदत्त जी, कैसा सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए, अब जो राजनीति का दौर है, अब तो दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों की दुश्मनी में कोई वो नहीं लग रहा है देरी, बिल्कुल आज इधर कल उधर। तो अब वो परिस्थिति नहीं है। अभी जब बाढ़ आती है, भाजपा की बाढ़ है, तो जैसे बाढ़ आती तो विपरीत स्वभाव के पशु पक्षी जानवर एक डाल पर बैठ जाते हैं। तो अभी तो भाजपा की गठबंधन की जो बाढ़ है उससे विरोधी दलों के सब एक डाल पे बैठेंगे, इसके अलावा उनको विकल्प नहीं है। पिछली इंडिया ब्लॉक की बैठक में यही तय हुआ कि हम यदि एकजुट नहीं हुए तो टूट जाएंगे। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियाँ एक कह रही हैं कि सब भूलो, एक हो जाओ। ठीक, रमेश जी कुछ कहेंगे आप? रमेश सिंह जी, खत्म हो चुकी है तो वो अपने लिए आशा ढूंढ रही कांग्रेस का, और ये बात कांग्रेस भी जान रही है कि ममता जी ग्राउंड पे खत्म हो चुकी है, तो वो भी उनको लेकर और लेने के बाद मतलब इनको पूरी तरह इनको कुछ नहीं देंगे। वो एक बार ये मर्ज कर जाएं, इसके बाद क्योंकि ग्राउंड पर तो ये बचे नहीं है, तो इनको ऑफिशियली खत्म करके और फिर पश्चिम बंगाल में वो मतलब विपक्ष का स्पेस है उसको भर कर राजनीति करेंगे। कुल मिलाकर रमेश जी हम कह सकते हैं कि अभी मामला सिर्फ चर्चाओं में है कि वो पार्टी में भाजपा कांग्रेस में मर्ज होने वाली है, उपाध्यक्ष का पद ऑफर किया गया, लेकिन जल्दी ही इस सदमे से जैसी उभरेंगी ममता जी इस पर पुनर्विचार करेंगी। और हमें नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर मर्ज होगी। जरूर कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकलेगा। और जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, इस पर सब बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आयरन से मोम होती ममता को देखकर सभी चौंक रहे हैं कि जिन्होंने वामपंथियों को हराया, 10 साल तक अभी टक्कर ली मोदी की सरकार से, और वो कैसे टूट रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।